हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इन सब के जीके जीएस यहीं से पूछे जाएंगे। मैं आपको 100% तो नहीं 99% दावे के साथ कह सकती हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैं आपको वीडियो निकाल कर दिखाऊंगी। कल ही नोटिफिकेशन आया था केवीएस के एग्ज़ाम की, जो मैंने आपको बता दिया था तुरंत ही कि 10 और 11 जनवरी को एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको कोई भी टीचिंग संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, चाहे टेलीग्राम से या फिर वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट करा दिया था। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, सबके अपडेशन आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 7 डिस्कस करेंगे और क्लास 7 ये जो है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2009 के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप सो इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है किसका मिश्रण है? HCl और H2SO4 यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, या फिर HCl HBr HCl HF। इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक्वारेजिया, जो है जिसे अम्ल धातु कहते हैं या अम्लराज भी कहा जाता है, ये HCl और NHO3 के माध्यम से बनता है। HNO3 लिखा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं NHO3। ठीक है, ये क्या है? तो ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है। आपको बता दें HCl और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात होता है इसमें 1:3 होता है, यानी कि 1% में आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा और 3% आपको HCl। जब मिलाया जाता है तो अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया मिलकर तैयार होता है। यह एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्यों? क्योंकि दोनों ही तो एसिड है। HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों ही एसिड हैं। जब दो एसिड बनते हैं तो एक प्रबल एसिड का निर्माण होता है, तो इनका अनुपात 1:3 होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि HCl का अनुपात 3 होगा और नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 होता है। ठीक है, 1 होगा नाइट्रिक एसिड और 3 होगा HCl। ठीक, या एक प्रबल अम्ल बनाते हैं। इसमें स्वर्ण यानी कि गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम आदि कम क्रियाशील धातु भी घुल जाती है। ये जो सोने को, आभूषणों को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए सोने को किसमें गलाया जाता है तो इसी एक्वारेजिया में सोने को गलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का, थोरियम का, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का? पिच ब्लेंड किसका स्रोत है? तो पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का मुख्य स्रोत है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य स्रोत यानी कि यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक प्राथमिक अयस्क है। इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए पिच ब्लेंड का तो इसे यूरेनीनाइट कहते हैं, यूरेनीनाइट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम के और भी मुख्य अयस्क होते हैं जिन्हें आप कॉर्टोनाइट, टर्बननाइट, आर्ट्यूनाइट, ये सब भी यूरेनियम के अयस्क में शामिल है, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य अयस्क है वो पिच ब्लेंड ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी व दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक 92 यानी 92 है। यूरेनियम का उपयोग कहाँ पे होता है? तो यूरेनियम का जो यूज़ है वो नाभिकीय भट्ठी में परमाणु ईंधन के रूप में और बम परमाणु में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? नाभिकीय रिएक्टर में, और इसके साथ साथ परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का जो है यूज किया जाता है। यूरेनियम जो है ना, ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर जो है पाया जाता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, मुक्त अवस्था में यह नहीं पाया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि यूरेनियम का सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? यहाँ से एक जीएस का क्वेश्चन बनता है। तो आपको बता दें यूरेनियम की जो सबसे बड़ी खान है 2022 में खोजा गया था, वो था कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जो है वो खोजी गई थी। ठीक है, पूरे विश्व का अकेला 43% उत्पादन जो है ये कजाकिस्तान करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे नामीबिया आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, आई होप सो इसके बारे में आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। बाकी इसके अलावा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि यहाँ से आइडिया लग गया, हमने अभी तक
5-6 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि दिवस से भी एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पहले विज्ञान दिवस पूछा था, उसके पहले आपको एक और, मतलब इस तरह से सारे एग्जाम में एक ना एक दिवस, यहाँ से हम आपको बता सकते हैं, मोटी मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको दिवस में एक क्वेश्चन दिवस से ज़रूर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको विटामिन से हर प्रैक्टिस सेट में मिला है। एक क्वेश्चन आपको जो है वहाँ से मिला था, क्या कहते हैं, INC से मिला था। तो इस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान रखना है उसकी भी पकड़ आप बना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागापट्टनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी या एनकाकुलम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागापट्टनम। पुलकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। पुलकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का कोरोमंडल, और इसी कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागापट्टनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। अभी हाल में एक तूफान आया था, एक चक्रवात आया था तमिलनाडु के ही तट पर। मैंने आपको दूसरे या तीसरे प्रैक्टिस सेट में उसके बारे में बताया था कि तमिलनाडु के तट पर एक चक्रवात आया था। क्या उसका नाम आप मुझे बता सकते हैं कि इसी कोरोमंडल तट पे कौन सा चक्रवात आया था? नहीं, तो मैं आपको बता दूं, 2024 में फेंगल नामक चक्रवात आया था। फेंगल नामक चक्रवात आया था, तमिलनाडु इससे प्रभावित हुआ था। और अगर अभी वर्तमान में चक्रवात पूछ ले कौन सा फेमस है, 2025 में मोथा नामक चक्रवात आया, मोथा, जो आंध्र प्रदेश में आया था और ये बंगाल की खाड़ी से उठा था और आंध्र प्रदेश के आसपास वाले राज्यों को भी प्रभावित किया था। बाकी अगर कौन सा कोरोमंडल तट पर स्थित है, तो नागापट्टनम जो है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अवस्थित है? एक मिनट यार, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। अगर पूछा जाए ये किस नदी पर है, तो यह जो है इंद्रावती नदी पर है। इसके लिए एक फेमस वाक्य है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से कौन जाना जाता है? तो यही चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के नियाग्रा नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नियाग्रा नाम से कौन जाना जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर स्थित है ये भारत के नियाग्रा नाम से फेमस है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में क्या और कोई जलप्रपात है, तो है, वो भी इंद्रावती नदी पर है। क्या नाम है उसका? नाम सात धारा है। सात धारा जलप्रपात, ये भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और इंद्रावती नदी पर ही है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, सॉरी उत्तर प्रदेश में, जो आपको दूसरे नंबर पे दिया हुआ उत्तर प्रदेश में, तो चचाई यूपी जीके में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चचाई जलप्रपात ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? झारखंड में एक बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसे आप हुंडरू जलप्रपात के नाम से जानते हैं, हुंडरू जलप्रपात। मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या मध्य प्रदेश में जलप्रपात पाया जाता है? अगर पाया जाता है तो कौन सा है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ में चित्रकोट और सातधारा नाम का जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में चचाई है, बिहार में ककोलत है, झारखंड में हुंडरू है। हुंडरू बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। और बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो केम्पट्टी जलप्रपात है। इस तरह मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलप्रपात है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस जलप्रपात है वो है मेघालय का, रुकिए मैं लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेघालय में एक जलप्रपात है नो कलिकाई। ये फेमस क्यों है? ये मेघालय का है और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और इस पे ऊंचा डुबक्की वाला झरना भी है। और ये कहाँ पे है? मेघालय में। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। कौन सा है? कुचिकल कहाँ पे है? कुचिकल कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक और जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? नो कलिकाई है। कहाँ पे है? मेघालय में। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, झारखंड के रांची में स्थित है। और अगर बात करें चित्रकूट में, छत्तीसगढ़ में, तो चित्रकूट और सातधारा छत्तीसगढ़ में है। बाकी हम लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो चचाई जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य बिहार है, तो यहाँ पे ककोलत जलप्रपात है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में या प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में। ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा को ही, या अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। ग्रीनविच यमुनोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या पृथ्वी को दो पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, यानी कि ये पृथ्वी है जिसके बीचों बीच से ग्रीनविच लाइन जो है वो निकलती है और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? पार्सेक, प्रकाश वर्ष, नाविक या नॉटिकल मील या फिर वर्ग मील। कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो पार्सेक भी दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी है और नॉटिकल मील भी है, यानी नाविक मील जो है ये भी है। जो दूरी की इकाई नहीं है वो वर्ग मील है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है, पार्सेक में क्या नापा जाता है? पार्सेक में सूर्य के द्वारा चली, मतलब सूर्य के लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको नापा जाता है पार्सेक में। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष में आपको बता दें, पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही खगोलीय दूरियां होती हैं। ठीक है, दोनों ही खगोलीय इकाई है, लेकिन पार्सेक जो होता है ये लंबी दूरी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पार्सेक जो होता है वो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, इसलिए ये लंबी दूरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि प्रकाश वर्ष को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। मैंने आपको इसको बता दिया पार्सेक में। तो एक वर्ष में प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे पार्सेक प्रकाश वर्ष में नापते हैं, और लंबी दूरी को जो है वो पार्सेक में ही नापा जाता है। दोनों ही खगोलीय दूरियां हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है? खगोलीय दूरियां हैं। और नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील ये समुद्र से दूरी के लिए यूज किया जाता है नाविकों के द्वारा। ठीक, बाकी वर्ग मील जो है ये क्षेत्रफल की इकाई है, ये दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। इसमें जनजाति दिया है और क्षेत्र दिया है, यानी कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। जनजातियां दिया हुआ चुआर, कोल, रामौसी और बघेरा। पूछा है कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए, मिदानपुर, छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट और ओखा, इन सब में बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको बता दें, अगर आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन अभिषेक सर के लिए होंगे तो उन्होंने कोल जनजाति के बारे में आपको बताया था, और कोल जनजाति के बारे में बताते हुए उन्होंने आपको बताया था कि कोल जनजाति जो है ये छोटा नागपुर से संबंधित है, और इसके पहले के हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये जनजाति, कोल विद्रोह भी आया था। तब मैंने आपको बताया था ये जो संबंधित है ये छोटा नागपुर से संबंधित है। इस तरह से आप जो है ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं, बस देखने में टफ लगता है। अगर एक हमको मिल गया तो इसका सारा जो है जवाब हमको निकल के आ जाता है। यानी कि ए का 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। ए का नहीं, बी का 4, बी का 4 कोल का छोटा नागपुर। बी का 4 इसमें है, नहीं है। बी का 4 इसमें है, नहीं है। बी का 4 इसमें है, इसमें है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन फंस गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं चुआर जनजाति। चुआर जनजाति जो है ये मिदनापुर में है। कहाँ पे? मिदनापुर में। तो ए का 4, ए का 3, ए का 3 केवल एक में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चुआर जनजाति मिदनापुर, कोल जनजाति छोटा नागपुर, रामौसी जो है, रामौसी ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और बघेरा जो है ये ओखा में पाए जाते हैं। बघेरा कहाँ पे पाए जाते हैं? ओखा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चुआर जनजाति मिदनापुर, कोल छोटा नागपुर, रामौसी पश्चिमी घाट और बघेरा ओखा में पाए जाने वाली जनजातियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, इसके पहले भी एक क्वेश्चन इससे आ चुका है। इसके पहले का वीडियो जो हम लोग कवर कर रहे थे तो उसमें भी भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आया था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 या 9 अगस्त। कहीं कहीं 9 अगस्त भी दिया रहता है ना, 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 बम्बई में स्टार्ट हुआ था। बम्बई में कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को जो है ये स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी, अगर आपको महात्मा गांधी ऑप्शन में दे दे तो जाहिर सी बात है आप लोग महात्मा गांधी जो है लगा के चले आएंगे, लेकिन आपको बता दें इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है,
लेकिन इसकी अगर पूछ लिया जाए इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो नेतृत्व है ये किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, सॉरी, नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये वही सत्र है, ये वही आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसके भारतीय जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी थी उसी के द्वारा जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने इसमें क्या किया था, करो और मरो का नारा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया था, तो इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ठीक। यहाँ से एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। किसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। और ये देश को मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए किया गया आंदोलन था। कहीं कहीं ये आपको 9 अगस्त भी मिल जाएगा। अगर आपको 8 और 9 अगस्त दोनों तो एक साथ नहीं देगा, अगर आपको 9 अगस्त देगा तो वो भी आप मार्क करके चले आइएगा, ठीक है, 9 अगस्त भी, क्योंकि 9 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था और उसी में जो है हजारीबाग जो जेल है वहाँ से 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे, ठीक है। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए थे ये आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कौन कौन से नेता जो है वो गिरफ्तार हुए थे, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है। 40 आदमी 60 पेड़ 8 घंटों में काट देते हैं। यदि 8 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटों में कितने पेड़ काट दिए जाएंगे। 40 आदमी हैं, 60 पेड़ है और 8 घंटे हैं, ठीक है। इसको जो है आप इस फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लीजिएगा। 40 गुणे 8/7, 40 गुणे 8/7 और पता नहीं ये क्या रखा है, मैथ मेरे ना पल्ले ही नहीं पड़ता है। इसको आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना, आंसर निकल के 72 आ जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से इसका जवाब आप जो है इसको सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। मैथ के 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक 3 मिला है। एक ऐसा एग्जाम हुआ था जो इसके पहले 2012 वाला था, उसमें जो है 4 क्वेश्चन मैथ के मिले थे, बाकी लगभग में मैथ के 3 ही क्वेश्चन मिले। इसमें भी मैथ के 3 ही क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। DSGK में मैथ के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप जो है एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेरिट के लिए, आपके परसेंटेज के लिए, आपके पास होने के लिए, तो आप मैथ भी पढ़ कर जाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों का, सूरजमुखी का, अलसी का या मूंगफली का। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीली सरसों का। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। ये प्रजाति पाई कहाँ जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार में उगाई जाने वाली सरसों है। यह क्या कहते हैं, प्रति हेक्टेयर जो है 17 से 20 कुंटल जो है सरसों देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सही जवाब ऑप्शन बी यूरिया। नत्रजन एमाइड के रूप में यूरिया में विद्यमान रहता है। यूरिया में नत्रजन की प्रतिशतता 46 होती है। नत्रजन जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन एमाइड। इस प्रकार यूरिया में नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलता है। यह अमोनिया विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके पहले के क्वेश्चन में जब मैंने आपको दलहनी फसलें बताई थी, तब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी जीवाणु करते हैं और कौन सी फसलों में की जड़ों में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ साथ यूरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। मैग्नीज, बोरान, जस्ता या कैल्शियम। सही जवाब ऑप्शन डी कैल्शियम। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों और जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन क्या कैल्शियम की मात्रा हमारे जीवों में सूक्ष्म रूप से अगर हमें कम कैल्शियम मिलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे एक हड्डी जो बने ही है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। मैग्नीज, बोरान और जस्ता, इसके साथ साथ जिंक, क्लोरीन, ये सभी आयरन, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2015 में पद्म पुरस्कारों को अस्वीकार कर दिया। 2015 में उन्हें पद्म पुरस्कार मिल रहा था लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सलीम खान, रेखा, अमिताभ बच्चन या महेश भट्ट।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम खान, जिन्हें आप सलमान खान के जो पिता हैं, सलमान खान को आप सभी जानते होंगे, इनके पिता हैं सलीम खान। इन्होंने 2015 में भारत सरकार द्वारा जो प्राप्त पद्म पुरस्कार था उसको अस्वीकार कर दिया था। सलीम खान ने कहा था, मैं पद्म पुरस्कारों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि इतनी देरी से पद्मश्री देना तय किया गया, अब उन्हें मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो मेरे लेवल का हो। यानी कि आप एटीट्यूड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने जो है इस पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है 50, 80, 140 या 110। तो आपको बता दें, लोकसभा में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए टोटल 50 सदस्यों की जो सहमति अनिवार्य होती है। ठीक है, कितने? 50 सदस्यों की। ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया? 75, आर्टिकल 75। अगर बात करें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो इसमें 50 जो है सदस्य समर्थन के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है इसको पारित करने के लिए। यह प्रस्ताव सीधे तौर पर किसी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, बल्कि संसद के नियमों के तहत संचालित होती है। अगर बात करें अनुच्छेद 75 जो यहाँ पे दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 का 3, इसमें मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, और माना जाता है कि इसी के अनुसार जो है इसमें जो है लोकसभा में 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। ये जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया एवं आचरण नियमों के 198 के तहत जो है ये किया जाता है। ठीक है, कौन सा? 198 तहत। ठीक है, समझ में आ गया? इसका कोई विशिष्ट आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75(3) जो है यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जो अविश्वास प्रस्ताव का आधार मान लिया जाता है। इसलिए 75(3) भी दे देता है अगर एग्जाम में, तो हम मार्क कर देंगे। लेकिन ये 198 के तहत नियम जो है, कई नियमों के अनुसार ये लागू किया जाता है, उसमें नियम जो है 198 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो 316201 है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है ऐसे। ठीक है, एस्ट्रॉइड की एक पेटी पाई जाती है, इसी में मलाला नाम का क्षुद्र ग्रह भी स्थित है। ठीक है, इसका नामकरण पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पे? यूसुफजई के नाम पे। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो नासा के एक वैज्ञानिक थे एनी मैंजर, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न भागों में लगभग 350 कंपनियों की भागीदारी वाला एक बड़ा इंजीनियरिंग मेला हाल ही में 2015 में कहाँ आयोजित किया? ये 2009 का क्वेश्चन है, और 2015 में आयोजित इंजीनियरिंग मेला के बारे में पूछा, यानी कि ये करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। इसका जो उस समय का सही जवाब था, ये ऑप्शन बी था, जर्मनी में। लेकिन अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो इंजीनियरिंग मेला 2025 जो है ये दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। उस समय कहाँ पे था? जर्मनी में। उस समय के हिसाब से जर्मनी इसका सही जवाब था। लेकिन 2025 में कहाँ हुआ था? 2025 में कहाँ आयोजित होगा? तो दिल्ली में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला जो है ये 2 वर्षों में एक बार होता है, और यह जो है इंजीनियरिंग वगैरह कंपनियों में जो है, इसमें कई कंपनियां भाग लेती हैं, नवीनतम तकनीकों और नवाचारों को दिखाती हैं अपने द्वारा, जो उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिषद द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है, या अक्सर स्कूलों या अन्य शैक्षणिक संसाधनों द्वारा भी आयोजित करवाया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला जो है, तो ये इसका 2025 में आयोजन कहाँ पे होगा? तो दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2015 विश्वविद्यालय की सूची जारी है। इस सूची में प्रथम स्थान निम्नलिखित में से किस विद्यालय को रखा गया? अगर बात करें वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग की, तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। और अगर बात करें कि इसमें भारत का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसमें जो भारतीय विज्ञान संस्था भी एक जो है रैंकिंग जारी करती है, जिसमें भारत के बेंगलुरु को प्रथम स्थान पे रखा गया है। ठीक है, भारतीय द्वारा जो जारी किया जाता है। विश्व स्तर की बात करें तो उस समय भी इसका जो सही जवाब था, एक मिनट रुक जाइए, वो हार्वर्ड ही था। ऑप्शन सी ही था, हार्वर्ड
2015 में भी, अगर 2025 में भी पूछ ले तो इसका सही जवाब हार्वर्ड ही हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार 14वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। कितनी बार? 14वीं बार जो है, यानी 14 टाइम्स जो है ये प्रथम स्थान पे आया है। और अगर बात करें कि भारत में, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था जो IISc है, इसके द्वारा जो विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग जारी की जाती है उसमें बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। किसका? बेंगलुरु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हार्वर्ड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है, दूसरे नंबर पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तीसरे नंबर पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है कहाँ पे? बांदा में, इटावा में, बरेली में या झांसी में? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में विकसित किया जा रहा है। इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि पता ही है वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई फेमस हैं। इनकी स्थापना केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई। 2014 के तहत की गई थी, 2015 में हुई होगी, और हाल फिलहाल एग्जाम में पूछ लिया था। अभी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? हनुमानगढ़ नहर, धसना नहर, माता टीला नहर या बेतवा नहर? तो आपको बता दें इसका सही जवाब ऑप्शन ए हनुमानगढ़ नहर। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पे है? तो ये प्रेजेंट टाइम राजस्थान में है, जबकि धसना, माता टीला और बेतवा ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, यूपी जीके से पूछा गया क्वेश्चन। वहीं अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर जो है वो शारदा नहर है। कौन सा? शारदा नहर है। शारदा नहर, इसका जो निर्माण है वो 1928 में हुआ था और ये शारदा नदी पर बनाया गया था। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर है। 1920 में इसका कार्य शुरू हुआ था, 1928 में पूरा हो गया था। ये उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा में शारदा नदी से निकलता है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता 2015 जीती है? न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? अगर बात करें उस समय के हिसाब से तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन सुल्तान शाह हॉकी प्रतियोगिता जो है, अगर बात करें 2024 की, 2024 में जापान ने जीता था और हराया किसको था? तो पाकिस्तान को, यानी कि उप विजेता पाकिस्तान था और जीतने वाला कौन सा था? जापान था। ठीक है, जापान ने 30वां सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जो है वो जीता था। कहाँ पे हुआ था ये मैच? तो मलेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। उप विजेता कौन था? पाकिस्तान था। ठीक है, अब पूछा जाएगा तो आपको जापान मार्क करके आना, क्योंकि अब आपको 25 में अभी हुआ नहीं है और 24 का जो था वो जापान ने जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन, मार्च 2015 में सरकार द्वारा वस्तु तथा सेवा कर के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एमवार्ड समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? एमवार्ड यानी कि अधिकृत समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, MK मणि। मार्च 2015 में सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए, यानी जिसे आप GST कहते हैं, वित्त मंत्रियों की सूची बनाई गई और इसके अध्यक्ष के रूप में MK मणि को चुना गया। अगर प्रेजेंट टाइम में जो पूछा जाए, GST जो है, अगर पूछा जाए GST सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो GST जो है व्यवस्था सबसे पहले फ्रांस में लागू की गई थी। कहाँ पे? फ्रांस में लागू की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए GST का जनक कौन है, तो भी आप फ्रांस मार्क करके आएंगे कि GST के जनक कौन है? फ्रांस में है। ठीक है, और अगर GST लागू करने वाला पहला राज्य पूछ ले भारत में, तो GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम था। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GST का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड एंड सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो निर्मला सीतारमण जी, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वही GST परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस वर्ष से जोड़ा गया? तो आपको बता दें, पंथवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और इसके साथ साथ एक और शब्द अखंडता, 3 शब्द भारत के संविधान में संशोधन करके जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, जैसे 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है, भारत की
प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। वहीं पे एक और चीज को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को। अगर पूछा जाए अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा आर्टिकल के अनुसार कहा गया, सॉरी अंबेडकर के अनुसार कहा गया। बाकी भारतीय संविधान को आत्मा प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपको बता दें भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है अभी तक, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, पंथनिरपेक्ष कोई धर्मनिरपेक्ष आप समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या लोकसभा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा। आर्टिकल 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद यानी PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इस समय जब ये भारत में लाया गया था तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। कौन थे, PN भगवती, और न्यायमूर्ति BR अय्यर, दोनों लोग थे। अगर BR अय्यर भी ऑप्शन में दिया तो बोथ ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, लोकहितवाद का मतलब क्या है, तो कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगर ये व्यक्ति समूह निर्धन, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण जो है न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते, तो उन्हें PIL दिया जाता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, यह एक कानूनी कार्रवाई है जिसे किसी ऐसे मामले में दायर किया जाता है जिसमें जनता का हित प्रभावित होता है, जैसे कि पर्यावरण, मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे जो है PIL जो है वो लागू किया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है, भले ही वह सीधे तौर पे ना हो, लेकिन ये किसी भी के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, एंजीला मैकेल या डेविड कैमरॉन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन है, तो ये पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यानी कि यूएसए के जो है राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, और जब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे तो इन्होंने मैन ऑफ एक्शन कहा था नरेंद्र मोदी को। पुतिन कौन है, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता, रसिया के प्रेसिडेंट है वर्तमान में और आतंक मचा रखा है, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 2036 तक इन्होंने अपने आप को उस पद पर जो है रख भी लिया है कि अब इनका पद कोई 2036 तक इनसे ले नहीं सकता है, पुतिन का। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया। 1857, 1885, 1914 या 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, INC की स्थापना हुई 1885 में। इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप ले लिया। INC की जब पहली अध्यक्षता हुई थी तो इसमें केवल 72 लोग शामिल थे, और जब दूसरी हुई तो 432 लोग शामिल हुए। इसके बाद इसमें संख्या बढ़ती गई थी। कौन वो था जिसने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का समूह कहा था या सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पसंख्यक के रूप में किसने कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डफरिन जो था उस समय का क्या था उस समय, वायसराय था, क्या था, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में ही नहीं आ रहा है। गवर्नर जनरल, हाँ, भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय के रूप में इसने कार्य किया था। कब से कब तक कार्य किया था, तो इसने 1884 से लेके 1888 तक कार्य किया था, और इसी के टाइम में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसी ने लॉर्ड डफरिन ने ही इसे जो है अल्पसंख्यक समूह कहा था या अल्पसंख्यकों का एक ग्रुप कहा था। ठीक है, किसने, डफरिन ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंदो घोष ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक, और अगर पूछा जाए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव किसने रखी, तो ए ओ ह्यूम
ह्यूम ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1885 में? तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली क्या है? स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन? पंचायती राज प्रणाली, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग अभी तक हर एग्जाम में आपको देखने को मिला। पंचायती राज, किसी में आर्टिकल पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में मतलब, लेकिन पंचायती राज जो है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो पंचायती राज की स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हुई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले ने पहली बार जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। इसके पहले के क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा राज्य है भारत का जिसने पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया था? तो राजस्थान का नागौर जिला था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। उस समय कौन थे तत्कालिक प्रधानमंत्री? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह पारित हुआ। इसने पंचायती राज संस्थाओं और संवैधानिक दर्जा दिया और पूरे भारत में बाद में धीरे धीरे ये लागू हुआ था। लेकिन वर्तमान में कहाँ लागू, सबसे पहले कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर में। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास कार्य को जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपना था, ठीक है। इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 के तहत जो है ये लागू हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। उन्हीं की जयंती के अवसर पर जो है 1959 को ये जो है पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ 2018 के जीआईसी के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया करिए। थैंक यू।